नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों आज ये कहानी हमें जो घटना भेजे हैं उनका नाम है सुनील, लेकिन ये सुनील की कहानी नहीं है। सुनील झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये जो कहानी हमें बता रहे हैं उनके सगे मामा जी, जिनका नाम था मदन। 90 के दशक की बात है ये। हाँ, लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन चलिए इस कहानी को अब मजा लिया जाए। अब मदन की ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर उनके साथ में क्या क्या घटना घटी थी। दोस्तों मेरा नाम मदन है। मैं एक 24 वर्षीय नौजुवक था। मेरा जो परिवार था अब एक तरह से खेती पर आश्रित था। खेती बाड़ी ही हमारा एक पेशा था और उसी से हमारा घर बार चलता था। मेरा भरा पूरा परिवार था। अब मैं कहूँ ना कि मैं 2 भाई, मेरे से बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। अब मेरा जो शादी था ना, सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी शादी होने में कुछ महीनों की अब बारी थी, बाकी था। मैं बड़ा खुश था। मेरी जो पत्नी थी, अब जो होने वाली पत्नी थी, वो भी खूबसूरत थी और मैं तो कामना कर रहा था कि जल्द से जल्द शादी मेरा हो जाए, मेरी पत्नी मेरे घर पर आ जाए। मैं खुशी के मारे उछलता रहता था। मेरा जो अब खेतीहर का काम था, तो मेन काम जो था खेत बाल की रखवाली करना। रखवाली के लिए कभी कभी मेरा भी नंबर आता था। अब जो खेत था उसमें कई फसल उगाई जाती थी और रखवाली भी करनी पड़ती थी, रात के टाइम में, दिन के टाइम में। आज मेरी नंबर था रखवाली करने का। हमारे खेत के बीचों बीच अभी एक झोपड़ी बनी हुई थी और हाँ, ट्यूबवेल भी था, कुआं भी था और उसी जगह पर हम जा करके अब एक तरह से रात को आराम करते थे, जानवरों से खेत को बचाने की कोशिश करते थे। अब मैं वो रात तो कभी भूल ही नहीं सकता। जब मैं खेत में गया ना, तो करीब 9 बजे का टाइम था। आज सब कुछ पहले जैसा ही था, कोई बदलाव नहीं था। आसपास में सब कुछ सही था। हाँ, हमारे उस जगह से खेत के थोड़ी सी दूरी पर करीब करीब 800-900 मीटर के आसपास ही एक शमशान था और लोग बाग कहते थे ना कि शमशान में आत्माएं घूमती रहती है, लेकिन मुझे आज तक कोई आत्मा नज़र नहीं आई, कोई प्रेत नज़र आया ना। ऐसी कोई चुड़ैल वगैरह जो गांव बताते थे, मुझे तो आज तक नहीं दिखी थी। मुझे तो लगता था कि सब कोरी कल्पना है, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है। मुझे तो लगता है कि सब बात मनगढ़ंत है, भूत प्रेत कोई होता ही नहीं है। लेकिन ये मेरा मानना जो था ना, गलत था। मैं उसी रात, अब एक तरह से रात का करीब 12-12:30 का वक्त हो चुका था। अब मैं खेत का अब चक्कर लगा करके और सोचा कि अब आराम किया जाए। बीच में जब नींद खुलेगा तो एक चक्कर और लगा लूँगा। अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। मैं अपना बिस्तर पर आकर के अब राउंड लगाने के बाद लेट चुका था। जैसे ही मेरी नींद आने लगी ना, तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे मेरे खेतों में कोई चल रहा हो। जो आवाज़ वो मुझे महसूस हुई तो मुझे लगा कि जानवर आ गए हैं। अब तो मैं इसी काम के लिए खेत में था। अब मैं अपना लाठी डंडा उठा करके चल पड़ा। चांदनी रात थी तो दूर तक मुझे नजर आ रहा था। वाकई में एहसास हो रहा था कि खेत में कोई है। अब फसल भी इधर से उधर हो रहा था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन सा ऐसे जानवर है भाई जो खेत में चल तो रहा है। महसूस हो रहा कि हाँ है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। मैं बड़ा परेशान हो चुका था। अब मैं कहूँ ना कि मैं हर तरफ देखता था, ऐसा कौन सा जानवर आ गया जो खेतों में तो चल तो रहा है, निशान उसके नज़र आ रहे हैं। अब फसल जो है ना इधर से उधर हो जाती थी, अब ऐसा ही लगता था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं बड़ा हैरान था। अब मैं जैसे ही अब सोचा कि अरे नज़र तो नहीं आ रहा, मैं अब किसको भगाऊं, तभी एक हंसी सुनाई पड़ी। खिलखिलाती हुई हंसी, चहकती हुई हंसी। हंसी एक लड़की की या औरत की थी। जैसे ही मैं मुड़ता हूँ कि आखिर कौन मेरे बगल में आके हंस रहा है, तब जैसे मुड़ता हूँ देखता हूँ एक 20-22 साल की एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में मेरे बगल में खड़ी मेरे पीछे हंस रही है। किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? अरे मैं थी, मैं खेतों में घूम रही थी। मुझे खेतों में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। मैं उस लड़की को देख कर एकदम चौंक गया, क्योंकि हमारा गांव में अब ज़्यादा बड़ा गांव तो था नहीं। हाँ, मैं अब एक तरह से कहूँ सारे परिवार को, जो भी हमारे गांव में रहते थे, सबको जानता था। ये लड़की हमारे गांव की नहीं थी, तो कौन थी ये? अब मैं कहूँ ना, मैं डरा नहीं,
मैं उसे सवाल पूछ दिया कि तुम मेरे खेतों में क्या कर रही थी? क्या फसल तोड़ने की कोशिश कर रही थी? चुरा के ले जाने वाली थी? तब वो जोर से हंसी और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं भला क्यों चोरी करूंगी? मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस ऐसी टहल रही थी। अब मैं तुम्हें हैरान करना चाहती थी कि तुम थोड़ा परेशान हो जाओ। अब तब मुझे बड़ा खुशी आ रहा था, बस तुम्हारे साथ में अब एक खेल खेल रही थी, मजाक कर रही थी। तुम तो बुरा मान गए। तब मैं कहा, नहीं, बुरा नहीं माना, मेरी तो नीयत ऐसी, तुम्हारी तो नीयत ऐसी लग रही है कि तुम मेरे खेत में आई थी और फसल को चुराने के लिए। अगर ऐसा इरादा है ना तो भूल जाना, मैं या मेरा परिवार हमेशा इस खेत में रहता है जब तक फसल ना कट जाए। ऐसी गलती दोबारा मत करना और तुम यहाँ से अपने घर को जाओ। लेकिन ठहरो, तुम तो मेरे गांव की नहीं हो। तब कौन सी गांव की हो? लड़की फिर से हंसी और कहने लगी, ये सारा संसार तो मेरा घर ही है। अब मैं कहाँ बताऊं कि कौन सा मेरा घर है? हंसने लगी। मुझे उसकी बातों में अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो गोल मोल जवाब दे रही थी, लेकिन इतनी सुंदर थी कि उसकी हंसी, हंसने का तरीका, मुस्कुराना मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सा भरमा रहा था। कहूँ ना, सच कहूँ तो मेरे दिल में वो जगह बनाने लगी थी। और तब मैं कहा, अरे मजाक की बात छोड़ो ना, अब अपना कुछ परिचय दो, कौन सी गांव की हो, किसके घर की हो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। और तब कहने लगे, अभी छोड़ो ना, अभी अगर तुमसे बात मैं करूं तो तुम मेरे से बात करोगे? मैंने कहा, हाँ, लेकिन शर्त यही होगा कि तुम अपने बारे में बताओगी। तब वो नाराज होगी और कहने लगे, छोड़ो, मैं जा रही हूँ। तब मैं बोला, ठीक है, रुको। आखिरकार वो मेरे दिल में जगह बना लिया था। और सही कहूँ ना कि हम घंटों से बात करता रहा। आखिरकार जब मुझे नींद सताने लगी ना, तब मैं कहा कि देखो, अब सुबह में मुझे खेतों में काम करना है, अब तुम अपने घर जाओ, अब फिर मैं 2 दिन के बाद इस जगह पर आऊँगा। और तब थोड़ा उदास होगी, कहने लगी, क्या कल नहीं आओगे? मैं कहने लगा, नहीं, मेरा बड़ा भाई आएगा, और फिर मैं परसों आऊँगा, या हो सकता है कि अगर मेरा भाई ना आए तो मैं आ जाऊँ। लड़की कहने लगी कि तुम ही क्यों नहीं आते हो? मैं कहने लगी, नहीं, ये हमारा आज का नंबर था, इसके बाद कल का मेरा भाई का है, और इसके बाद मेरा नंबर आएगा, या हो सकता है मेरे पापा भी आ जाएं, कहा नहीं जा सकता। तब वो लड़की कहने लगी उदास होकर के कि आखिर मैं जा रही हूँ, अब ना जाने तुमसे कब बात होगी। मैं तो तुमसे बहुत सारी बात करना चाहती थी। अब मैं भी उस लड़की से कहूँ ना कि मेरे दिल को भाग गई थी। अब मैं कहूँ कि मैं अपने होने वाली पत्नी को उसके चक्कर में भूल गया था। और इसके बाद जब मैं अपने खेत में आता था ना, तो मेरी आंखें उसको ढूंढती रहती थी। आखिरकार वो जब पूरा अंधेरा हो जाता था या रात ढल जाती थी, कभी 12 बजे, और उससे पहले भी वो आ जाती थी। किधर से आती थी, अचानक मुझे आकर के आश्चर्यचकित कर देती थी। मैं एक तरह से चौंक जाता था, डरता तो नहीं था। मुझे वो भूत प्रेत की तरह नहीं दिखती थी, देखने में सिंपल लड़की लगती थी, हंसना चलना सब कुछ इंसानों की तरह था। आखिरकार धीरे धीरे मैं उसे बहुत प्यार करने लगा। अब तो मेरी तड़पन जो थी ना, बहुत बढ़ चुकी थी। अब मैं जब कहूँ ना कि भैया की पारी होती थी, तो मैं भैया को मना कर देता था कि भैया आप आराम करो ना, मैं हूँ ना, चला जाता। भैया मुस्कुरा देते थे, कहते थे कि छोटे, आजकल देख रहा हूँ तू खेतों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। खैर रात के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही है, बात क्या है छोटी, कोई चक्कर चल रहा है क्या? खबरदार, देख तेरी शादी होने वाली है, तू ऐसे ऐसे चक्कर मत चलाना। तब मैं मुस्कुरा के कहता है, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी का नज़दीक अब जो टाइम था अब होता जा रहा था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को जैसे उसके चक्कर में भूल चुका था। लग रहा था कि बस यही लड़की मेरे को चाहिए, इसके बगैर मैं जिंदा रह नहीं पाऊंगा। आखिरकार जब महीना दिन रह गया शादी का, हम दोनों अब एक तरह से प्यार में आगे बढ़ चुके थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। ज़्यादातर मैं ही अपनी रात में अब उससे जाके मिलता था। फसल कटने के बाद भी मैं कोई ना कोई बहाना करके अपने खेतों की तरफ निकल जाता था, चुपचाप, कभी परिवार को पता भी नहीं चलता था। अब ये तो रोज का नियम सा हो चुका था। अब आखिरकार जब महीना दिन बाकी रह गया, तब मेरे घर वाले मुझ पर रोक लगाने लगे कि तू रात में कहाँ घूमता रहता है, देख तेरे शादी का दिन नज़दीक आ रहा है,
तुझे अब रात में घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो जो आत्माएं हैं होती हैं, भूत प्रेत होती हैं, वो आकर्षित होती हैं। तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं किसी की बात का परवाह ही नहीं करता था। इस कान से सुनता था, उस कान से निकाल देता था। आखिरकार जब 20 दिन रह गया था शादी का, तब तो मेरे पर ज़्यादा ही अब बंदिश होने लगी। मुझ पर नज़र रखने, एक तरह से मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग नज़र रखने लगे। मेरे भाई को मुझ पर शक था। आखिरकार जब मैं रात को चुपचाप अपने घर से निकला अपने खेतों में उस लड़की से मिलने के लिए, तब मेरा भाई मेरे चुपचाप मेरा पीछा करता हुआ खेतों तक पहुंच गया था। लेकिन कमाल की बात थी, जिस जगह मैं उस लड़की के साथ बैठा हुआ उससे बातचीत कर रहा था, प्रेम कर रहा था, मैं अपने भाई को दिखा, लेकिन वो लड़की जो थी मेरे साथ में बैठी हुई थी, मेरे भाई को नहीं दिखी। भाई अचानक मेरे पास में आ गया, आवाज दिया, छोटे तू यहां पर क्या कर रहा है? मैं तो घबरा गया था कि आज मैं पकड़ा गया। ये लड़की भी बगल में बैठी हुई, लेकिन लड़की को जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा, अभी भी चुपचाप शांत बैठी थी। अब मैं तो जैसे घबरा करके हाथ पैर फूल चुके थे। आज मैं पकड़ा गया, आज पकड़ा गया। अब भाई अब मेरे साथ में क्या करेगा? घर जाऊंगा तो माता पिता मेरे साथ में क्या बर्ताव करेंगे? मैं डर चुका था। और जब मैं कुछ बोल नहीं पाया तो मेरे भाई मेरे पास में आ गया, मेरा नाम लेकर कहने लगे, मदन तू यहाँ अकेले बैठा हुआ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पर? आसपास में तो कोई नहीं, ना तेरा दोस्त है ना कोई मित्र है, तू कर क्या रहा है भाई? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? जब मैं अपने भाई की बात सुना ना, तो मुझे अब एक तरह से कहूँ गहरा धक्का लगा। लड़की अभी भी मेरे बगल में बैठी हुई थी, क्या मेरे भाई को नजर नहीं आ रही थी? मैं एक तरह से कहूँ ना, पहली बार मुझे वो झटका महसूस हुआ था। अब मैं कहूँ कि मैं अपने भाई को देखे जा रहा था, डरा हुआ था। अब मेरा भाई अब एक तरह से मुझे सवाल पर सवाल पूछ रहा था कि मदन यहाँ चल क्या रहा है? तो यहाँ क्यों आता है? तुझे पता नहीं है कि शादी का अब टाइम जो है नज़दीक आता जा रहा है, अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माता पिता सब बताते हैं, मैं बताता हूँ, तेरी भाभी बताती है, तुझ पर असर क्यों नहीं होता है? तू अकेले यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई मेरा बाँह पकड़ के मुझे खड़ा करती है, और तब तक मैं देख रहा हूँ कि लड़की जहाँ बैठी थी वहीं बैठी है, उस पर इन बातों का असर नहीं हो रहा। अब मैं देख रहा हूँ तो वो शांत बैठी हुई है। मतलब वो किसी को नज़र नहीं आ रही है क्या? मेरे अलावा मेरे भाई को, बड़े भाई को नज़र नहीं आ रही है, वो लड़की वहाँ बैठी हुई। भाई मेरा हाथ जबरदस्ती खींचता हुआ, तो हद से ज़्यादा आगे जा रहा है। सब परिवार के लोग अब तुझे बोल रहे हैं घर में रहना है, तो तू रात में क्यों आया यहाँ पर? क्या चल रहा है यहाँ पर? गुस्सा होते मेरे बाँह पकड़ करके खींचते लेके जा रहे थे। अब मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था, और तब भाई और ज़्यादा गुस्सा, किसको देख रहा है मुड़ मुड़ करके? कौन है वहाँ पर? किसके साथ बैठा हुआ था? ये सब हो क्या रहा है? चल क्या रहा है? मैं देख रहा कि लड़की अब जो बैठी हुई थी उठ के खड़ी हो गई। अब मुझे घूर के देख रही थी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अब मैं उससे दूर होता जा रहा था। आखिरकार जब अपने घर पहुंचा तो परिवार के लोग सब जाग गए थे। मेरे भाई शोर कर रहे थे, देखो ना माँ, जाकर के खेतों में बैठा हुआ था। हम वहाँ तो मैं देख लिया, वहाँ कोई नहीं था। तो आखिर इसके साथ में ये चक्कर क्या चल रहा है? ये खेत में आकर क्यों बैठता है, जबकि इसको पता है कि शादी का दिन नज़दीक हो रहा है। सही कहूँ ना, उस रात मेरे लिए बहुत भारी था। मेरे परिवार के लोग जो भी आता मुझे धमकाता, कहता कि नहीं, आज के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। पाबंदी लग गई थी मेरे ऊपर में। अब वही हुआ, मैं तो निकल ही नहीं पाता था। रात में मेरे बड़े भाई रखवाली करते थे, जागते रहते थे। जरा भी आहट होती, उनको लगता कि मैं निकलने वाला हूँ, तो वो खड़े मिलते, कहाँ जा रहा है, क्या चक्कर है? लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे बड़ा झटका लगा था कि आखिर बड़े भाई को लड़की क्यों नहीं दिखी। मैं दिल ही दिल में अब सोचने का कोशिश कर रहा था। तब मैं एक तरह से कहूँ ना, इस पहेली को हल नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि कहीं जानबूझ के मेरे बड़े भाई अनजान तो नहीं बन रहे थे। मुझे ऐसा ही कई बार शक हुआ था। खैर, उस लड़की की याद एक तरह से मुझे बहुत आ रही थी। अब मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं जल्द से जल्द उसको जाकर मिलूं।
अब हमेशा ऐसे ही मेरे साथ में हो रहा था। एक तड़पन सी उठती थी, जैसे शराबी को अगर टाइम पर शराब न दिया जाए तो उसके साथ में जो होता था तड़पन सी, वही मेरे साथ में चल रही थी। कभी कभी मैं बहुत बेचैन हो जाता था, अंदर से जैसे गुस्सा फूट पड़ता था। अब मैं एक तरह से कहूँ ना, मेरा बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। मैं अपने परिवार पर गुस्सा करने लगा। जी, जो माता पिता को मैं आंखें उठा करके बात नहीं करता था, अब मैं उनसे लड़ने लगा था। उनके लिए मैं उल्टी सीधी बात को प्रयोग करने लगा था। ये सब हरकत देख करके घर वाले एकदम घबरा गए कि इसको हुआ क्या है। अब एक तरह से कहूँ ना, हमारे घर पर ओझा गुनी अब आ चुके थे। मुझे पकड़ के उनके सामने बिठाया गया। ओझा गुनी मुझ पर तंत्र मंत्र करके तब मुझसे सवाल कर रहे थे कि बेटा बताओ, चल क्या रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम खेत में क्यों जाते हो, किससे मिलते हो। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। मैं बोलने की कोशिश करता था, लेकिन उस टाइम लगता कि नहीं, मुझे कोई बताना नहीं चाहिए। आखिरकार ओझा गुनी थे, अब इतनी जल्दी तो हार मारने वाले नहीं थे। अब फिर मुझ पर वो कुछ चावल के दाने डाल दिए। चावल के दाने जैसे मेरे ऊपर पड़ा, तब मुझे एक जलन सी महसूस हुई। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। आखिरकार जब मैं होश में आया ना, तो शरीर दर्द के मारे अब एक तरह से बेचैनी हो रही थी, दर्द हो रहा था। पूरा शरीर का पोर पोर दर्द से अब टूट रहा था। मैं देख रहा था कि अभी भी ओझा गुनी अब मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे परिवार के लोग मुझे घेर के खड़े हैं और एक तरह से देख रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब ओझा गुनी मुझसे कह रहे थे कि बेटा कैसा महसूस कर रहे हो। अब मैं देख रहा था कि मेरे शरीर में ऐठन हो रही, दर्द हो रहा है। तब मैं बताने लगा कि शरीर तो हल्का लग रहा है, लेकिन जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में जैसे टूटन सी हो रही है। तब वो ओझा गुनी मुस्कुराए, कहने लगे ऐसा आज भर होगा, इसके बाद ये ऐसा तुम्हारे साथ में नहीं होगा। तुम एक बड़े अब इस एक तरह से शिकार के जाल में फंस चुके थे और शिकारी तुम्हें बहुत मौत के नज़दीक लेकर आ रहा था। और सही तुम्हारे माँ बाप ने किया कि मुझे बुला लिया, नहीं तो तुम्हारे साथ में ना जाने क्या होता। जिस लड़की के जाल में फंसे हुए थे ना, वो लड़की वास्तव में थी ही नहीं, वो एक प्रेत आत्मा थी। आज सही कहो ना, जिसे तुम अब चुड़ैल की भाषा में जानते हो, वो चुड़ैल थी। तुम्हारे खेत के पास में जो थोड़ी दूरी पर शमशान घाट है, अब वहाँ से आई थी। तुम्हें एक नज़र में देख करके तुम पर दिल दे बैठी और किसी तरह चाहती थी कि तुम उसके जाल में फंसे रहो। धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में परिवर्तन करते जा रही थी। ये जो तुम अपने माँ बाप से झगड़ा कर रहे थे, तुम नहीं कर रहे थे, वो तुमसे करवा रही थी। ऐसे नए नए काम करवा रही थी ताकि लोग घर से धक्के मार के तुम्हें भगा दें, वही तो चाहती थी। और आखिरकार वो तुम्हें मार देती, तुम्हारी आत्मा को अब एक तरह से कब्जा कर लेती। अब उसका मकसद यही था, लेकिन चलो अब इसे छुटकारा मिल गया। बाद में जब तांत्रिक बाबा चले गए, तब मैंने माँ से पूछा कि माँ मेरे साथ में क्या हुआ था। जब चावल के दाने पड़े तो मेरे शरीर में जलन हुई थी, इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। तब माँ कहने लगी बेटा इस बात को भूल जा, जो हो चुका है उसके पीछे नहीं भागना है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ कुछ तो बताओ, आखिर उन बीचों में क्या हुआ था जब मैं बेहोशी के हालत में पहुंच गया था। तब माँ घबराते हुए बोलने लगी कि तुझ में वो आत्मा आ चुकी थी, अब तू नहीं था, वो आत्मा बात कर रही थी गुनी बाबा से। गुनी बाबा को धमका रही थी कि तू इसके रास्ते से हट जा। वो गुनी बाबा पर भी हमला कर रही थी, तुम हमला कर रहे थे, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे थे, गुनी बाबा को गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुनी बाबा घबराए नहीं, वो जानते थे कि ऐसा तुम करोगे, वो पहले से तैयार थे। इसके बाद तंत्र मंत्र करते जा रहे थे और आखिरकार आत्मा को राजी कर लिए कि देख इस लड़के को, शरीर को छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, जो तुझे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, राजी खुशी मान जा, और नहीं तो तेरे साथ में बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ। तब वो लड़की मानी कि मुझे अब इस जगह पर कोई अच्छी जगह पर ले जा कर के अब मुझे रखो। एक तरह से उसको
स्थान देना था। तब गुणी बाबा बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अब ऐसी जगह पर स्थान दूंगा जहाँ पर तुम आराम से, जितना तुम्हारी लाइफ बची हुई है, जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक तुम वहाँ पर चैन से, अमन से रह सकती हो। तब गुणी बाबा तुम्हारे अंदर से उस लड़की को आत्मा निकाले थे। अब फिर यूं कहा जाए कि उस आत्मा को अपने कब्जे में कर लिए थे। अब फिर वो लेके गए थे। जब मैं ये बात सुना ना तो मैं डर चुका था कि मैं ऐसा था नहीं, कैसे बन गया। जरूर उसने मेरे ऊपर में कोई काला जादू किया था, कोई तंत्र मंत्र किया था, या फिर उसकी आंखों में वो शक्ति थी जिससे मैं प्रभावित हो चुका था। और जो भैया मेरे साथ में उस दिन आए थे, अब मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो लड़की अगर मुझे देख रही है, मेरे भाई साहब को नहीं देख रही है, तो ज़रूर दाल में काला है। लेकिन मैं नासमझ था और उस टाइम ये बात को समझ नहीं पाया था। लेकिन आज मैं जब सोचता हूँ ना कि सब मेरे साथ में जीवन में क्या हुआ था, तो आज भी डर जाता हूँ। जब मैं अपनी पत्नी को ये बात बताता हूँ ना तो पत्नी भी डर जाती है, कहती है छोड़ो ना, पिछली बात को क्यों याद करते हो। बुरा ग्रह था, बुरा टाइम था और वो बुरा टाइम टल चुका है। हमें अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। पत्नी की बात बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुनील जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम में, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।